जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, मैंने पिछले हफ्ते आपसे वादा किया था कि प्रत्येक रविवार की शाम आप लोगों को झारखंड के लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी यहां से मिल जाया करेंगी और वादे के मुताबिक आज हमारे इस दूसरे सप्ताह में आप लोगों को झारखंड करंट अफेयर्स की कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आने वाली तमाम JSSC और JPSC जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आने वाली है। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए और आज कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप लोगों को मिलने वाली है, आगे आप लोग बने रहिए, इसकी जानकारी पूरी तरीके से आपको दी जाएगी। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की पहली जानकारी। पहला प्रश्न क्या है हमारे पास दोस्तों? सबसे पहला प्रश्न जो है वो ये है कि निम्न में से किसे संथाली भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा? जी हाँ, अब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो सही उत्तर है माहेश्वर सोरेन है। क्या नाम है? माहेश्वर सोरेन। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि माहेश्वर सोरेन का संबंध झारखंड से नहीं है, ठीक है। माहेश्वर सोरेन का संबंध कहाँ से है? तो ये ओडिशा राज्य से है। कहाँ से है? इनका संबंध ओडिशा राज्य से। लेकिन चूंकि इनको ये जो पुरस्कार दिया जाएगा, ये पुरस्कार इनको संथाली भाषा में लिखे गए इनके नाटक के कारण दिया जाएगा और कुल मिलाकर के संथाली भाषा झारखंड में बोली जाने वाली एक बहुत ही प्रमुख भाषा है। इस वजह से आपके JSSC या JPSC की जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए यह प्रश्न का महत्व थोड़ा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माहेश्वर सोरेन। याद रखेंगे क्या नाम है? माहेश्वर सोरेन। संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया जाना है। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगली जानकारी की ओर। साथियों अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में एक नई वन्यजीव आश्रयनी बनाए जाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई? जी हाँ, अब यहाँ पर एक नया वन्यजीव आश्रयनी यानी कि सेंचुरी बनाया जाना है और किस जिले में बनाया जाना है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? पश्चिम सिंहभूम। देख सकते हैं पश्चिम सिंहभूम। अब पश्चिम सिंहभूम दोस्तों कहाँ पर यह बनेगा? तो सारंडा में यह बनाया जाएगा। सारंडा वन्य क्षेत्र में इसको बनाए जाने की बात जो है कही गई है। तो एक नया वन्यजीव क्षेत्र जो है वो बनाया जा रहा है, एक नई आश्रयनी बनाई जा रही है और नाम क्या है? सारंडा जंगल है ना। और एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रसिद्ध जंगलों में से एक है ये सारंडा। और कहाँ है ये? तो पश्चिम सिंहभूम में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि पश्चिम सिंहभूम के सारंडा वन क्षेत्र में कितने हेक्टेयर भूभाग में एक नई वन्यजीव आश्रयनी बनाए जाने की घोषणा की गई? जी हाँ दोस्तों, अब सारंडा वन्यजीव क्षेत्र में तो यह बनाया जाएगा, लेकिन अब कितना भूभाग को यह कवर करेगा, ठीक है, यह आश्रयनी कितनी बड़ी होगी? तो दोस्तों आपको इसका सही उत्तर देना है 57,519 हेक्टेयर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? 57,519 हेक्टेयर। याद रखेंगे 57,519 हेक्टेयर, ठीक है ना। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2024-25 में प्रति क्विंटल धान की कितने रुपए में खरीदे जाने की घोषणा की गई है? जी हाँ, अब धान की खरीद जो कि सरकार करती ही रहती है, ठीक है, लेकिन आखिरकार अब यहाँ पर जो प्रश्न आ रहा है रेट को लेकर, धान के कीमतों को लेकर, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को आप पुनः समझेंगे। झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2024-25 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, प्रति क्विंटल धान की कितने रुपये में खरीदे जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रति क्विंटल 2300 रुपया दिया जाना है। कितना दिया जाना है? आंसर आप याद रखेंगे, प्रति क्विंटल 2300 रुपया दिया जाना है। आपको आंसर में या ऑप्शन में 2300 भी दिया जा सकता है, 2400 भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको मैं यहां पर क्लियर करूंगा कि आप 2300 आंसर कब करेंगे और आप 2400 आंसर कब करेंगे। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो प्रति क्विंटल 2300 रुपए का रेट का निर्धारण किया गया है, लेकिन 100 रुपए अतिरिक्त बोनस के तौर पर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर बोनस को इंक्लूड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 2400 रुपए प्रति क्विंटल। और अगर बोनस को एक्सक्लूड कर दे, उसको छोड़ दे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 2300 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन आपके पास नहीं रह गई होगी। 2300 रुपए प्रति क्विंटल का यह निर्धारण है, 100 रुपए बोनस अतिरिक्त दी जा रही है, तो कुल मिलाकर कितना हो जा रहा है? 2400 रुपए। चलिए आप सब समझ चुके होंगे, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगला जो प्रश्न है, झारखंड सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल कितने क्विंटल धान की खरीद करने का लक्ष्य रखा गया? जी हाँ, अब यहाँ पर 2300 या 2400 रुपए की हम लोग बात तो किए, लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ठीक है, कितने क्विंटल धान की खरीदी जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा की जानी है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है कितना है? 60 लाख क्विंटल। कितना है? 60 लाख क्विंटल। जरूर याद रख लेंगे, 60 लाख क्विंटल धान खरीदे जाने का लक्ष्य सरकार ने तय कर रखा है। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और साथियों अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्य सचिवों का बैठक दिल्ली में आयोजित किया गया और झारखंड राज्य की ओर से इस बैठक में कौन शामिल हुआ? जी हाँ, अब पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे भारत के जितने भी मुख्य सचिव होंगे अलग अलग राज्यों के, उन राज्यों के मुख्य सचिवों को एक बैठक में बुलाया गया था और झारखंड राज्य से भी झारखंड राज्य की जो मुख्य सचिव है वो इस बैठक में शामिल होने का कार्य की। अब दोस्तों झारखंड राज्य के मुख्य सचिव का नाम क्या है? तो अलका तिवारी। क्या नाम है इनका? अलका तिवारी। जी हाँ, श्रीमती अलका तिवारी इनका नाम है। और
इन्होंने झारखंड की ओर से इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया, वहां पर जाकर राज्य के मुख्य सचिव होने के नाते इस बैठक में शामिल होने का काम किया। दोस्तों अब ये जो अलका तिवारी है ना, ये झारखंड राज्य की तीसरी महिला मुख्य सचिव है। जी हाँ, याद रखेंगे, झारखंड राज्य की ये तीसरी महिला CS है, यानी कि चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है, ठीक है ना। अब इससे पहले कौन सी दो महिलाएं हैं जो कि झारखंड राज्य के मुख्य सचिव का दायित्व संभाल चुकी है? तो दोस्तों उनमें से एक नाम जो पहली महिला मुख्य सचिव है, नाम क्या होगा? लक्ष्मी सिंह, और दूसरा कौन है? राजबाला वर्मा, ठीक है। तो लक्ष्मी सिंह और राजबाला वर्मा ये दो पहले से ही यहाँ पर झारखंड राज्य में बतौर CS यानी कि चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर चुकी है। और अभी जो तीसरी महिला मुख्य सचिव है, इनका नाम क्या है? तो श्रीमती अलका तिवारी, और ये इस प्रश्न का सही उत्तर भी होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट 2024 के अनुसार झारखंड राज्य का पिछले 2 सालों में कितना फीसदी वन क्षेत्र बढ़ा है? जी हाँ, वन क्षेत्र बढ़ाए जाने की बात हो रही है, बढ़ने की बात हो रही है। तो अगर हम देखें तो यहां पर जो प्रश्न बन रहा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जी हाँ, अब यहां पे वन सर्वे या जंगल की जो सर्वे होती है उसको लेकर के जो रिपोर्ट आई है 2024 के अनुसार है ना, तो झारखंड राज्य का वन क्षेत्र है ना पिछले 2 सालों में कितना प्रतिशत बढ़ा है, सवाल यह है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 1.91%। कितना होगा? 1.91%, यानी कि 1.91% इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, फिर से इसी से रिलेटेड है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, 2024 के अनुसार झारखंड राज्य के कितने जिलों का वन क्षेत्र घटा है? दोस्तों झारखंड राज्य का अगर टोटल बात करें तो 1.91% बढ़ा है, लेकिन कुछ जिलों का वन क्षेत्र जो है वो घटा भी है। तो दोस्तों ऐसे कितने जिले हैं जिनका वन क्षेत्र जो है घटा है प्रतिशत के मामले में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 5 जिले। कितने जिले दोस्तों? 5 जिले। जी हाँ, अब भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा ये जो सर्वे किया गया, इसमें झारखंड के ऐसे 5 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां का वन क्षेत्र जो बढ़ने के बजाय क्या हुआ है, कम हो गया है, वो घटा है। उत्तर जरूर याद रखेंगे, 5 जिले। चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से उसी से रिलेटेड प्रश्न है, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट 2024 के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? जी हाँ, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट जो आई है 2024 में, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जहां का वन क्षेत्र सबसे बड़ा है फिलहाल, ठीक है ना। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लातेहार अभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रख लेंगे लातेहार। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अगली जानकारी की ओर। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 28.10% वन क्षेत्र था, किंतु वर्तमान में यह बढ़कर कितना हो गया? साथियों अभी हम लोगों ने बात की 1.91% बढ़ा है, तो अभी ये टोटल कितना हो गया है, ठीक है ना, इसे भी हम लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। तो साथियों अभी ये टोटल कितना हो गया? 29.81%। कितना हो गया साथियों? 29.81%। कितना हो गया? 29.81% वन क्षेत्र जो है वो बढ़ा है, ठीक है ना, ये टोटल अभी हो गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न होगा, झारखंड में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2024-25 का आयोजन किया जाना है। तो अब ये आयोजन कहां होगा, इससे रिलेटेड ये प्रश्न है, ठीक है ना। क्या है प्रश्न? झारखंड में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? मोरहाबादी मैदान, रांची। क्या इसका आंसर है? मोरहाबादी मैदान, रांची। जी हाँ, रांची का एक बहुत ही फेमस जगह है ये मोरहाबादी मैदान, रांची, ठीक है ना। वहां पर जो है राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2024-25 का आयोजन किया जाना है, याद रखेंगे रांची में इसका आयोजन होगा, ठीक है ना। चलिए देर न करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड सरकार ने कितने मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य 2024 में रखा था? जी हाँ, अब 2024 की बात हो रही है। 2024 में राज्य सरकार ने, ठीक है ना, गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में, ठीक है, झारखंड सरकार ने कितने मेगावाट एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा था? सौर एनर्जी की बात हो रही है, सोलर एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 697 मेगावाट। क्या है इसका करेक्ट आंसर? 697 मेगावाट। आप सभी पेन डायरी लेकर बैठिए और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर नोट कर लिया कीजिए। किसी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न काफी महत्व के हो जाते हैं, स्पेशली आपके जो झारखंड की जितनी परीक्षाएं होंगी जहां पे करंट अफेयर्स के प्रश्न आने ही आने हैं, तो इस तरह के प्रश्नों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग क्या देख रहे हैं? 697 मेगावाट। चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला जो प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2024 में बनाए गए 697 मेगावाट के लक्ष्य के मुकाबले कितने मेगावाट का उत्पादन किया जा सका है। जी हाँ दोस्तों, अब यहां पर बात हो रही है उपलब्धि की, ठीक है ना। 697 मेगावाट का तो लक्ष्य जरूर सरकार ने तय कर रखा था, लेकिन अब इसमें कितना अचीवमेंट प्राप्त कर सका है झारखंड, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर जो अचीवमेंट मिल रहा है हम लोगों को कितना, 100 मेगावाट जो है उसका उत्पादन अभी तक किया जा चुका है, और ये मैं आपको आज के डेट तक की बात को बता रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या देख सकते हैं, 100 मेगावाट इसका जो सही आंसर होगा, है ना। कितना तय था, 697 मेगावाट तय था, लेकिन इसके मुकाबले कितना अभी तक उत्पादन किया जा सका है, तो 100 मेगावाट तय किया जा सका है, पूरा किया जा सका है। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अब यहां पर झारखंड राज्य सौर नीति की चर्चा हो रही है, झारखंड राज्य सौर नीति की बात हो रही है, ठीक है ना। सवाल क्या बनता है, झारखंड ने झारखंड राज्य सौर नीति किस वर्ष बनाई थी। जी हाँ, कौन से वर्ष में बनाया गया था ये आपको बताना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लाइड में मैंने क्लियर आंसर कर रखा है, क्या इसका उत्तर है वर्ष 2022 में। जी हाँ, अब झारखंड राज्य सौर नीति किस वर्ष बनाया गया था, तो वर्ष 2022 में बनाया गया था। साथियों ये जरूर वर्ष 2022 में बना था, लेकिन चूंकि यहां पर हम लोग अभी सौर ऊर्जा को लेकर के, सौर नीति को लेकर के बातें कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की चर्चा हो रही है, बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, ऐसे पुराने वर्ष में कुछ घटनाएं घटी है, कुछ नीतियां बनी है, कुछ योजनाएं आई है, तो उसके वर्ष से संबंधित प्रश्न जो है जेएसएससी इत्यादि की परीक्षाओं में बहुत ही महत्व के हो जाते हैं। तो साथियों यहां पर आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हम लोग मानेंगे, वर्ष 2022 मानेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न होगा, आई फॉरेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सौर ऊर्जा की संभावना कितने गीगावाट की है। जी हाँ, अब यहाँ पर आई फॉरेस्ट की बात हो रही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो साथियों इसका जो फुल फॉर्म होगा मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी जी हाँ, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आई फॉरेस्ट, ओके ना। तो आई फॉरेस्ट क्या है, इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अब इसकी एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, अब इसकी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सौर ऊर्जा की संभावना कितने गीगावाट की है। जी हाँ, अब यहाँ पे संभावना की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 52 गीगावाट। जरूर आंसर आप लोग याद रख लेंगे, मैं बार बार प्रश्न हूं, सारे प्रश्न काफी महत्व के हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 52 गीगावाट, ठीक है ना। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न होगा आई फॉरेस्ट से रिलेटेड है फिर से, और आई फॉरेस्ट का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे प्रश्न क्या है अच्छे से ध्यान से देखेंगे। आई फॉरेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में पवन ऊर्जा की संभावना कितने गीगावाट की। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने सौर ऊर्जा की बात की, इस बार हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पवन ऊर्जा की बात करें। दोस्तों पवन ऊर्जा की संभावना कितने गीगावाट की है, दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, 22 गीगावाट। कितना होगा, 22 गीगावाट। एक बार मैं स्लाइड को पीछे कर रहा हूं, आप सभी ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिए मैंने इससे पहले क्या बात किया, सौर ऊर्जा का बात किया, और मैंने आंसर क्या बताया, 52 गीगावाट, ठीक है ना। अब आप इस स्लाइड में देखेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 22 गीगावाट होगा, ठीक है ना। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, 52 और 22, ठीक है, ये दोनों संख्याओं को आप लोग जरूर याद रख लेंगे। चलिए देर ना करते हुए चलते अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा अगला प्रश्न फिर से आई फॉरेस्ट को लेकर, और झारखंड में आई फॉरेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस बार हम बात करें बायोमास एनर्जी की। किस चीज की, बायोमास एनर्जी की संभावना कितने गीगावाट की है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 गीगावाट। क्या हो जाएगा, 3 गीगावाट। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए, इससे पहले हम लोगों ने साथियों बात किया है सौर ऊर्जा का कितना था, 52। इसके बाद हम लोगों ने देखा पवन ऊर्जा का कितना है, 22 गीगावाट, और इस बार हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो बायोमास एनर्जी की बात हो रही है, तो कितना है, 3 गीगावाट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आंसर बिल्कुल ऐसे याद रख लेंगे आप लोग। और ये रहा अगला प्रश्न, आई फॉरेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सौर ऊर्जा उत्पादन की सबसे अधिक संभावना किस जिले में है। जी हाँ, अब यहां पर सबसे अधिक संभावना की बात हो रही है, किस जिले में इसकी सबसे ज्यादा संभावना है, पॉसिबिलिटी है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गिरिडीह। क्या हो जाएगा, गिरिडीह। जरूर याद रखेंगे, गिरिडीह इज द राइट आंसर। चलिए देर ना करते हुए अगले सवाल की ओर बढ़े हम लोग, और अगला सवाल है
जैसलमेर में हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड की ओर से कौन शामिल हुए? जी हाँ, अब सवाल है जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर। दोस्तों जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर होता है। और जीएसटी परिषद जो होता है दोस्तों, इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। और अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक का आयोजन हुआ है। और दोस्तों झारखंड की ओर से इसमें कौन शामिल हुए हैं? तो झारखंड राज्य के वित्त मंत्री, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, नाम क्या है इनका? श्री राधा कृष्ण किशोर। ये कौन है? राधा कृष्ण किशोर जो है, ये झारखंड राज्य के वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, और झारखंड की ओर से वहां पर शामिल होने का कार्य इन्होंने किया है। चलिए आंसर जरूर याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सरकार ने एविएशन या एरो पार्क बनाने का प्रस्ताव किस जिले में तैयार किया? जी हाँ दोस्तों, अब एविएशन पार्क बनाए जाने की बात हो रही है, एरो पार्क बनाए जाने की बात हो रही है। झारखंड का वह कौन सा जिला है जहां पर इसे बनाए जाने का प्रस्ताव जो है वो सरकार की ओर से लाया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है धनबाद। क्या है इसका सही आंसर? धनबाद। ठीक है, धनबाद में क्या बनाए जाने की बात कही जा रही है? एविएशन या एरो पार्क बनाए जाने की बात हो रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आज के टॉप लेटेस्ट प्रश्न आप लोगों को इस स्लाइड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैंने देने की कोशिश की है। जितने भी प्रश्न आपको बताए गए, तमाम के तमाम प्रश्न काफी महत्व के हैं, आने वाले किसी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। एक भी क्वेश्चन को आप अनदेखा ना करें, सारे सवालों को जरूर नोट डाउन कर लें। और ऐसे प्रत्येक हफ्ते आप 20-30 की संख्या में जब प्रश्नों को नोट करते जाएंगे, आने वाले दिनों में आपके पास झारखंड करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि स्टोरेज होगा। आप उससे बहुत आसानी से पढ़िए, अच्छे तरीके से सीखिए, समझिए और आने वाले तमाम परीक्षाओं में इसका लाभ उठाइए। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट्स आपको वाकई बहुत ही लाभदायक लगते हैं, पसंद आते हैं, चैनल से जुड़े रहिए। चैनल में जितने वीडियोस होते हैं उसे देखा कीजिए, लाइक कीजिए, महत्वपूर्ण सुझाव हो कमेंट बॉक्स में डाला कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जितना जल्द हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे कोई महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक समय पर पहुंच जाए। साथियों आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।